तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर चुके थे माइक्रो सर्विसेज की सीरीज़ इन हिंदी, और हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देख लिया था कि प्री रिक्विजिट क्या है। अगर हमें ये सीरीज़ करनी है तो प्री रिक्विजिट क्या है और अच्छे से सीखनी है तो आपको क्या आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, उसको पूरी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यार चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाओगे कि माइक्रो सर्विसेज क्या है और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो आप बाकी काम भी कर लोगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि माइक्रो सर्विसेज क्या है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा फिर। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग माइक्रो सर्विसेज से पहले कैसे काम करते थे एंड अब माइक्रो सर्विसेज किस तरह से हम डेवलपर्स की हेल्प करेगा। तो चलते हैं गाइस और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज से पहले हम लोग कैसे काम करते थे, मतलब अभी तक हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, देन माइक्रो सर्विसेज कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो गाइस अभी तक जो हम लोग एप्लीकेशंस बनाते थे और हम लोगों ने जो स्प्रिंग बूट को यूज़ करके एप्लीकेशन बनाया था वो सारे एप्लीकेशंस होते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे, मतलब वो जो बने होते थे वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे एप्लीकेशंस बनाए जाते थे। अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब होता है मल्टीपल कंपोनेंट्स आर कंबाइंड इन अ लार्ज एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही पूरे प्रोजेक्ट में कंबाइन हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में बना रहे होते हैं, एक ही बंडल में वो सारे चीज़ कंबाइन कर देते हैं। मतलब एक ही चीज़ रहती है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज ये हमारा एप्लीकेशन शॉपिंग का एप्लीकेशन है जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ये प्रोडक्ट मॉड्यूल एक है जहाँ पे आप प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, यूजर मॉड्यूल है जो यूजर मैनेज कर रहे हो, ऑर्डर मॉड्यूल है जहाँ ऑर्डर मैनेज कर रहे हो, एंड हमारे पास पेमेंट मॉड्यूल है जहाँ पेमेंट मैनेज कर रहे हो, शिपिंग मॉड्यूल है जहाँ हम ऑर्डर का शिपमेंट मैनेज कर रहे हैं, कार्ड मॉड्यूल है जहाँ हम लोग कार्ड मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया चीज़ों को समझाने के लिए। तो अब ये सारा काम आप एक ही प्रोजेक्ट में बना देते थे, हम लोग यूजर मॉड्यूल सब चीज़ एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया भाई और काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि इस जो आर्किटेक्चर पे ऐसे जो प्रोजेक्ट बनाते हो, अब वो चाहे पाइथन का एप्लीकेशन हो, चाहे जेंगो का एप्लीकेशन हो, चाहे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन हो, लेकिन इस आर्किटेक्चर को इस तरीके से जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का पूरा कोड बेस सेम रहता है, दैट मीन्स सिंगल कोड बेस रहता है। सिंगल कोड बेस मतलब कोड बेस एक ही है। अगर जावा पे एप्लीकेशन लिखा गया भाई तो प्रोडक्ट मॉड्यूल भी उसी पे लिखा जाएगा, यूजर मॉड्यूल भी उसी पे लिखा जाएगा, एंड ऑर्डर मॉड्यूल भी उसी पे लिखा जाएगा, पेमेंट मॉड्यूल भी उसी पे लिखा जाएगा, एंड शिपमेंट भी लिखा जाएगा उसी पे, एंड कार्ड वाला मॉड्यूल भी। जितने मॉड्यूल्स हैं उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो सब उनका एक ही कोड बेस रहेगा, कोड बेस डिफरेंट नहीं हो सकता। एंड देन डिप्लॉयमेंट भी एज अ सिंगल बंडल होगा, पूरा सारे मॉड्यूल्स का एक ही बंडल बनेगा। अगर हम स्प्रिंग बूट की बात करें तो एक ही जार फाइल बनेगी एंड देन वो डिप्लॉय होगी। अब दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। अब इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है कि एक ही के अंदर अगर बंडल बन के एक ही के अंदर सारे मॉड्यूल्स आपने बंडल बना लिए, उसको फिर डिप्लॉय कर दिया, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप चेंज करोगे एक सर्विस में देन होल ऐप इज रीडिप्लॉयड। कहने का मतलब हो सकता है कि सारी सर्विस तो बढ़िया चल रही है, प्रोडक्ट सर्विस में कुछ दिक्कत आ गई। अब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट सर्विस में चेंजेस किए कि भैया सही किया आपने खटाखट जा करके। तो अब आप जब रीडिप्लॉय करोगे, कंपाइल और रीडिप्लॉय करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको पूरा बंडल फिर से बनाना पड़ेगा एंड पूरा रीडिप्लॉयमेंट फिर से करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। यहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। बाय चांस आपकी एक सर्विस डाउन हो गई तो पूरे प्रोजेक्ट भी डाउन हो जाएगा। आपने कंपाइल किया तो पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल करना पड़ेगा, आपने डिप्लॉय किया तो पूरा प्रोजेक्ट ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है मोनोलिथिक एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। आप खुद अपना एप्लीकेशन देखो यार, आप थोड़ा सा कहीं चेंज करते हो पेमेंट वाले मॉड्यूल में तो पूरा फिर से जार फाइल बनाओ, फिर से डिप्लॉय करो। तो प्रॉब्लम है ना कि भाई क्यों ना हम उसी पेमेंट मॉड्यूल को ही फिर डिप्लॉय कर पाते तो कितना मजा आता, बाकी सर्विस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। यहाँ पे अगर एक सर्विस पे कोई इफेक्ट होगा, चेंज होगा, तो वो बाकियों पे भी डिफेक्ट करेगा, क्योंकि बाकी मॉड्यूल्स क्या है, बाकी मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है ईच अदर, पूरा एक ही बंडल है। तो यहाँ पे दिक्कत होगी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है इस पूरे आर्किटेक्चर में बिल्डिंग प्रॉब्लम। डेवलपर हैज़ टू कम्युनिकेट। पूरा प्रोजेक्ट बनाने में भी प्रॉब्लम होती है कि भैया प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट मॉड्यूल पे कोई और काम कर रहा है, यूजर मॉड्यूल पे कोई और काम कर रहा है, ऑर्डर मॉड्यूल पे कोई और काम कर रहा है, पेमेंट मॉड्यूल पे कोई और काम कर रहा है, शिपमेंट में कोई और काम कर रहा है, लेकिन सब मिला जुला के है तो एक ही प्रोजेक्ट ना, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो डेवलपर्स को यहाँ पे आपस में बात करनी होती है कि भैया सारा काम करने में एंड जो भी करने में पूरा बात करना होगा, क्योंकि कैसे भी कोई काम कर ले लेकिन बाद में बनना एक ही बंडल है एंड डिप्लॉयमेंट भी एक ही बंडल में होना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी 100% डन है। रीडिप्लॉयमेंट वगैरह की प्रॉब्लम वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम इन स्केल करने में। बड़ा कैसे करोगे भाई अपना प्रोजेक्ट, बड़ा कैसे प्रोजेक्ट करोगे? आपके एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, सब एक ही प्रोजेक्ट में, तो बड़ा स्केल कैसे कर पाओगे? स्केल करने में दिक्कत होगी।
ठीक है, एक ही कोड बेस बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ऐसा करके स्केल करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड देन कम्बरसम, ये पूरा प्रोसेस थकाऊ लगने लगेगा ओवर टाइम। जैसे आप काम करते जाओगे थकाऊ लगने लगेगा कि भाई एक बार तो चलो था प्रोडक्ट सर्विस आपने चेंज किया तो पूरा एप्लीकेशन रीडिप्लॉय कर दिया, लेकिन बार बार यही काम करना होगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस कम्बरसम लगने लगेगा जैसे जैसे टाइम जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जिसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं समझ में आया और उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, आप ऐसा समझिए कि अब क्या है कि आपका घर है और सारे लोग एक ही घर में रह रहे हैं, या एक रूम है सारे लोग उसी रूम में रह रहे हैं। अब इसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं कि भैया मान लो पहले ये वाला पहला पर्सन है, ये पूरा रूम है, पहले बार वाले पर्सन को लगा यार मेरा रूम अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम इसको अपना बनवाना चाह रहे हैं। अब है तो एक ही रूम में, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा फिर तो। अब उस रूम का गेट है तो सभी लोग उसी गेट से जा जाएंगे, समझ पा रहे हो? कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी दिक्कत हो जाएगी, रूम को बड़ा करना हुआ तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। और अभी तक हम लोग यही कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बिफोर माइक्रो सर्विसेज कैसे काम होता था, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में समझा और उसकी डिसएडवांटेजेस समझा। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन माइक्रो सर्विसेज। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज क्या करेगा? माइक्रो सर्विसेज इज बेसिकली डिवाइड्स आवर लार्ज ऐप इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये क्या करेगा? हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट था उसको अब अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, वही हमारा जो बना था एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ मोनोलिथिक, अभी क्या हुआ, ये सर्विसेज अलग अलग मैंने बना ली। ये प्रोडक्ट का जो है सर्विस, ये अलग ही प्रोजेक्ट है, यूजर अलग ही प्रोजेक्ट है, एंड ऑर्डर अलग ही प्रोजेक्ट है, और पेमेंट अलग ही प्रोजेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब आपका एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट है। बंडल भी अलग अलग बनेगा। अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना हो तो प्रोडक्ट का अलग बंडल बनेगा, यूजर का अलग बंडल बनेगा, ऑर्डर का अलग बंडल बनेगा, पेमेंट का अलग बंडल बनेगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सो दीज सर्विसेज कैन कम्युनिकेट ईच अदर। ये सर्विसेज कम्युनिकेट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआईज। प्रोडक्ट को अगर कुछ डेटा भेजना हुआ या कुछ डेटा लेना हुआ यूजर से, तो यहाँ से रेस्ट एपीआईज ओवर HTTP यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप ब्रोकर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो एसिंक कॉल के लिए, बट रेस्ट एपीआई सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो रेस्ट एपीआईज यूज कर सकते हो आप इनको कम्युनिकेट करने के लिए। बट और भी तरीके हैं, जैसे मैंने कहा ब्रोकर्स यूज कर सकते हो काम करने के लिए, ठीक है, मैसेजिंग वगैरह सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआईज जो नॉर्मल ऐप एपीआईज बनाते हो। कहने का मतलब ये अलग अलग ही प्रोजेक्ट हैं, आपस में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए एपीआईज को वो यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस किस ने पेमेंट किया ये निकालना है, तो पहले तो यूजर्स निकलेंगे सारे, फिर यूजर्स एक एक यूजर निकलेगा और पेमेंट सर्विस कॉल होगी हर एक यूजर के पेमेंट्स को फेच करने के लिए। और अगर ऐसे सर्विस बनाएगी कि भैया क्लाइंट का कॉल करेगा यूजर्स को, तो यूजर्स पेमेंट सर्विस को यूज कर सकती है, एपीआई कॉल कर सकती है, रेस्ट एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है ये सारा काम करने के लिए। और डेटा पेमेंट का यूजर सर्विस के पास चला जाएगा, यूजर का पेमेंट के पास चला जाएगा। मतलब ये सारी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP रेस्ट एपीआईज। ओके, सो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर बनता है वो आर्किटेक्चर हमारा होता है माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर। एंड ये बहुत ज़्यादा स्केल होता है, बहुत ज़्यादा स्केल हो सकता है। मतलब आप प्रोडक्ट सर्विस पे जितना मर्जी उतना आप किसी दूसरे सर्वर पर डाल सकते हो, इसको किसी दूसरे सर्वर पर आप डाल सकते हो, ऑर्डर को किसी और सर्वर पर डाल सकते हो, पेमेंट को किसी और सर्वर पर डाल सकते हो। तो इनका जो कोड बेस होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग कोड बेस पे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट सर्विस आपने पाइथन में बना दिया, दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रहा है। यूजर सर्विस आपने जावा में बना दिया, स्प्रिंग बूट में, ये दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रहा है। ये आपने किसी और कोड में बना सकती है, ये आपने किसी और कोड में बना दिया। दैट मीन्स कोड बेस डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और अलग अलग कोड बेस मतलब कोई ज़रूरी नहीं, कोड बेस अलग अलग कहने का मतलब प्रोजेक्ट ही अलग है, कोई ज़रूरी नहीं पाइथन जावा पे ये भी हो सकता है, जावा पे ये भी हो सकता है, जावा पे भी स्प्रिंग बूट पे सारे बन सकते हैं। कोड बेस मतलब अलग अलग, इसका दूसरा कोड है, इसका दूसरा कोड है, इसका दूसरा कोड है, इसका दूसरा कोड है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सेम नहीं है। कोड डिफरेंट कोड बेस का मतलब कोड ही अलग है। हो सकता है वो लैंग्वेज भी अलग है, टेक्नोलॉजी भी अलग हो सकता है कि एक ही टेक्नोलॉजी हो बट कोड अलग अलग हो। इस तरह से हम लोग माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ये होती है माइक्रो सर्विसेज। तो डिफरेंट कोड बेस है तो आसानी रहेगी ना भैया, कोई आपने टीम लगा रखी है इस वाले माइक्रो सर्विसेज पे, तो अपने कोड पे इस पे काम करेगी और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो एपीआई को कॉल कर लेगा यूजर के। तो कितना आसान हो जाएगा ये काम करना, आप खुद सोचो। ये सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज होंगी, अलग अलग प्रोजेक्ट पे चल रहे, अलग अलग प्रोजेक्ट होगा, अलग अलग कोड बेस होगा, अलग अलग हो सकता है सर्वर्स भी अलग अलग यूज हो रही हो, अलग अलग सब चीज़ ये यूज़ कर रही होंगी। तो डिफरेंट कोड बेस है। देन ईच मॉड्यूल मैनेज इंडिपेंडेंटली, हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहा है। इस प्रोडक्ट से और इस यूजर से कोई मतलब ही नहीं है।
आप जो रूम में एक लोग रह रहे थे, अब अपना अपना रूम है सबका। एग्जाम्पल समझिए, अब अपना अपना रूम है सबका, तो कोई भैया बंगला बना ले रहा है, कोई झोपड़ी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेगा। पहले यूनाइटेड फैमिली एक ही में रहती थी एंड अब अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक गाड़ी ले ले कोई दिक्कत नहीं, और एक साइकिल से चल रहा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डेटा शेयर करना होगा तो वो आपस में रेस्ट एपीआई की हेल्प से कर सकती हैं। दैट मीन्स इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, और डेवलपर्स भी इस पर बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट टेक स्टैक आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई ज़रूरी डिपेंडेंसी है जावा पे, हो सकता है कि आप एक मशीन लर्निंग का मॉड्यूल यूज़ करना चाह रहे हो, तो एक्जैक्टली उसका आप यहाँ पे बना सकते हो। मशीन लर्निंग का अलग से एक एपीआई या माइक्रो सर्विस बना सकते हो पाइथन की हेल्प से, उसमें मशीन लर्निंग का मॉडल बना दो, और प्रोडक्ट सर्विस क्या करेगा, उस मशीन लर्निंग के मॉडल को यूज़ कर लेगा इन ऑर्डर टू रिकमेंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, और कम्युनिकेशन जो होगा वो रेस्ट एपीआई के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब इसकी भी एक डिसएडवांटेज है, एक क्या बहुत सारी डिसएडवांटेज होती है, बट एक डिसएडवांटेज हम लोग समझते हैं कि हैंडलिंग माइक्रो सर्विसेज इज कॉम्प्लेक्स। इन सर्विसेज को अलग अलग हैंडल करना इज अ रियली अ कॉम्प्लेक्स टास्क। सबसे पहले आपको एक टीम चाहिए बड़ी सी, एक क्या मल्टीपल टीम्स चाहिए जो अलग अलग सर्विसेज पे काम कर सके, और हर एक का कोड बेस अलग अलग है। दैट मीन्स आपको इधर भी कोडिंग करनी, उधर भी कोडिंग करनी, उधर भी कोडिंग करनी, उधर भी कोडिंग करनी। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आप ही का है, ऐसा तो है नहीं कि भैया मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इन माइक्रो सर्विसेज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि माइक्रो सर्विसेज को हैंडल करना इज रियली अ कॉम्प्लेक्स टास्क, जबकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं होता है, क्योंकि एक ही के अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अपने एडवांटेजेस हैं एंड इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपकी टीम छोटी है तो माइक्रो सर्विसेज को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपके कंपनी की टीम बड़ी है तो माइक्रो सर्विसेज को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है और इसके फिर फीचर्स फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरी चीज़ रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, इतना ज़्यादा उसका यूज़र बेस नहीं है, तो आप माइक्रो सर्विसेज मत यूज़ करें, तब आप मोनोलिथिक एप्लीकेशन यूज़ करिए। बट जैसे जैसे आपका यूज़र बेस बढ़ रहा है आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, देन गो फॉर द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो ऐसा नहीं कि भाई हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो माइक्रो सर्विसेज यूज़ करना ही करना है, भैया 2 लोग यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रो सर्विसेज यूज़ करके क्या करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो काफ़ी डिस्कशन हो गया और आई थिंक हम लोग ने समझ लिया कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। एंड पहले हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज़ करते थे, तो उसमें क्या होता था, क्या डिसएडवांटेजेस थी, और अभी माइक्रो सर्विसेज क्या होता है और ये कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एंड इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, और कहाँ से हो लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपने ये लिख दिया तो मैं समझूंगा आपने इस सीरीज को ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ आप पढ़ते जा रहे हो। ओके, अगर आपने सीरीज ने एक्सेस की तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।